हेलो गाइस, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूवल टॉपिक लेकर आए हैं। रिमूवल के अंतर्गत रिमूवल ऑफ टू है, रिमूवल ऑफ हु है, रिमूवल ऑफ एज सून एज है, रिमूवल ऑफ ओनली है। इन सब का रिमूवल हम कैसे करें? देखो, सबसे पहले हम क्लासेस शुरू करें, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजा भी आ रहा है, सीख भी रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। लाइक भी नहीं करते हैं आप, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपसे उम्मीद रखते हैं और आप हमारी उम्मीद पर थोड़ा सा सहयोग तो बनता ही है आपसे। इतना तो हम आपसे विनती भी कर सकते हैं, इतनी उम्मीद भी कर सकते हैं हम आपसे। तो मुझे लगता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैं सबकी तरह आपसे कोई कसमे वादे तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। तो आज हम शुरू करें ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में हम कहते हैं रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन कहते हैं, रूप परिवर्तन कहलाता है, यानी हमें रूपांतर भी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, यानी बदलना। फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म यानी शेप या रूप। यानी हमें ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले मतलब समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का हमें शेप बदलना है, हमें उसका रूप बदलना है। यानी वी हैव चेंज ओनली द शेप ऑफ द सेंटेंस बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के मीनिंग को नहीं बदलना है, सिर्फ सेंटेंस का हमें रूप बदलना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन में बात कर रहा हूं रिमूवल की। रिमूवल, देखो रिमूव का मतलब होता है हटाना। यानी बहुत बार ऐसे आते हैं, सेंटेंस दिया होता है और आपसे कहा जाता है रिमूव करिए। तो रिमूव करिए का मतलब उसको हटाइए और उस जगह पर कुछ दूसरा लाइए। रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो रिमूवल हम पढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं रिमूवल ऑफ टू। किसकी? टू। टू का रिमूवल हमें करना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन एवरी एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, इन ऑल अदर एग्जामिनेशंस। टू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर जगह पूछा जाता है। तो हम टू को समझ लेते हैं कि अगर एक सेंटेंस में टू आता है तो इसको हमें रिमूव कैसे करना है, यानी कैसे हमें इसको रिमूव करके सेंटेंस बनाने हैं। तो हम सबसे पहले टू को समझ लेते हैं। देखिए, टू जो है एक एडवर्ब है। टू क्या है? टू स्वयं एक एडवर्ब है। अगर ये बात आ जाए कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज टू, टू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो टू एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। जब टू जो है इसके दो अर्थ होते हैं, यानी टू हैज टू मीनिंग, यानी टू के दो अर्थ होते हैं। ये यूज पर डिपेंड करता है। यानी टू, जैसे मैंने कहा, ये एडवर्ब है और टू जो है दो मीनिंग रखता है। एक ये रखता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अत्याधिक।
क्या कहते हैं, अत्यधिक, और दूसरा भी का अर्थ देता है। यानी टू जो है ये दो अर्थ देता है। अब एक सेंटेंस में टू का यूज किया गया है। टू एक एडवर्ब है। टू क्या है, एक एडवर्ब है, और टू के दो अर्थ होते हैं, जैसा मैंने कहा अत्यधिक होता है और भी होता है। तो टू का अर्थ अत्यधिक कब है और टू का अर्थ भी कब है, पहले तो हम इसे क्लियर करते हैं। देखिए टू जो है, अगर टू लिखा हुआ है एक सेंटेंस में, मैं कहूं अगर टू एक सेंटेंस में आया और टू के जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है, क्योंकि टू एक एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो अगर सेंटेंस में टू आ रहा है और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब है, तो अब इसका अर्थ होता है अत्यधिक। क्या अर्थ होता है, अत्यधिक का अर्थ देता है। ध्यान रखिएगा, यानी टू के दोनों मीनिंग होते हैं। इसलिए जब आप इसे आप पढ़ रहे हो, सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, उस समय टू के यूज में यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सावधान होना होगा कि टू जो है, टू का अर्थ दो है, तो टू अत्यधिक का अर्थ कब देता है। मैंने कहा अगर टू मिले और तुरंत देखिए क्या टू के बाद कोई एडजेक्टिव कोई एडवर्ब आ रहा है, अगर हां तो उसका अर्थ क्या है, अत्यधिक है। उसका अर्थ अत्यधिक है टू के बाद। और अगर टू लिखा हो और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब ना लिखा हो, यानी टू दिया है और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं दिया है, तो इसका अर्थ भी होता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि टू अगर वाक्य के अंत में लिखा है तो इसका अर्थ भी होता है, और टू अगर वाक्य के बीच में लिखा है तो दोनों अर्थ होता है। अत्यधिक का अर्थ भी देता है और भी का भी अर्थ देता है। यानी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको वहां केयरफुल होना होगा कब, जिसमें मैंने कहा टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो भी का अर्थ देता है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब लिखा है तो अत्यधिक का अर्थ देता है। अब जैसे मैंने कहा कि टू अगर एक वाक्य के अंत में हो, कहां लिखा हो, वाक्य के अंत में, अगर ये वाक्य के अंत में है तो इसका अर्थ भी होगा। लेकिन जैसे मैंने क्या कहा कि अगर टू वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तब इसका दोनों अर्थ होता है। यानी भी का भी अर्थ देता है और अत्यधिक का अर्थ होता है। तो भाई बीच में दोनों का अर्थ देता है और अंत में सिर्फ भी का अर्थ देता है, तो ये कैसे क्लियर होगा कि अत्यधिक का अर्थ देता है। अभी तो वही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है, क्या दिया है, जस्ट आफ्टर टू देयर इज एडजेक्टिव और एडवर्ब, डेफिनेटली एट दैट टाइम द मीनिंग ऑफ टू इज अत्यधिक। अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है तो इसका अर्थ अत्यधिक है। और अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं दिया, यानी सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है और इसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो ये किसका अर्थ देता है, भी का अर्थ देता है। ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए, यानी टू को समझ लीजिए कि टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब अत्यधिक का अर्थ, टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो ये भी का अर्थ देगा। ठीक है, अगर टू वाक्य के अंत में है तो ये भी है, क्योंकि इसके बाद कुछ लिखे नहीं है तो ये अत्यधिक का अर्थ नहीं देता है। तो भैया टू है क्या, टू एक एडवर्ब है। टू मॉडिफाई किसको करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो ये अत्यधिक का अर्थ देता है। जब टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लिखा है तो ये भी का अर्थ देता है। और जब
टू वाक्य के अंत में लिखा है तो ये हमेशा भी का ही अर्थ देता है, अत्यधिक का अर्थ देता है। तो आई थिंक टू का यूज आपका क्लियर है। हम इसको रिमूवल में पढ़ाए, लेकिन पहले हमने टू की बात किया, तो टू आपका क्लियर है, यानी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। मैंने कहा कभी भी सेंटेंस में आए टू तो आप सबसे पहले जान लीजिए, अगर अत्यधिक का अर्थ दे रहा होगा तो निश्चित रूप से उसके बाद क्या लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा होगा। और अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लिखा है तो वो भी का अर्थ दे रहा है। तो इस तरह हम टू का यूज करना जान जाएंगे कि भैया टू हम तभी यूज करते हैं, यानी इसके बाद क्या रखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब अत्यधिक के अर्थ में, और अगर हम टू को लास्ट में रख दे तो ये भी का अर्थ देता है। टू एक एडवर्ब है। अब जब सेंटेंस में आए, एक सेंटेंस में टू आ रहा है और इस टू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो टू के बाद हमें ये देखना है कि अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस में टू आया है और वहां कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे, तो आप इस टू को बदलेंगे कई तरीके से। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है और आपसे कहा जा रहा है इसे रिमूव करिए, तो इस टू को जब आप रिमूव करेंगे तो ध्यान क्या देना है, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि अगर टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो इसे एक्सट्रीमली में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए, एक्सट्रीमली में, या इसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर दीजिए। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में आप बदल देंगे किसको, यानी टू को हटाएंगे और उसको हटाकर वहां पर क्या लिख देंगे, एक्सट्रीमली, या फिर वहां पर लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और एक्सट्रीमली जब लिखेंगे तो ये हमेशा वाक्य के बीच में आएगा, ये हमेशा वाक्य के बीच में आएगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं तो इसे आप वाक्य के अंत में लिखेंगे। कहां लिखेंगे आप, वाक्य के अंत में। यानी जब हम टू को रिमूव करने जा रहे हैं, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि टू को रिमूव करिए, तो टू को आप जब रिमूव करेंगे तो आप उसे एक्सट्रीमली में या उसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में रिमूव करके उस जगह पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देंगे। एक्सट्रीमली जहां से टू हटाते हैं वहीं पर लिख देते हैं, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमें वाक्य के अंत में लिखना होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, ही इज टू लेजी, ये सेंटेंस आया। अब कहा गया इसको रिमूव करिए, तो आपने लिखा ही इज, हमने क्या किया, एक्सट्रीमली लेजी, हमने इसमें बदल दिया। या हमने लिखा इसको ही इज लेजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी हमने इसको इसमें चेंज कर। तो अगर आपके पास टू आता है और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है, तो उस टू को आप एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करेंगे। एक्सट्रीमली वाक्य के बीच में आएगा, जबकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाक्य के अंत में आएगा। तो इस तरह आप चेंज कर लेंगे। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिमूव टू, यानी टू को रिमूव करने का पहला स्टेप है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टू को में रिमूव कैसे करना है। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, हमें दूसरे स्टेप भी देखना है। देखो, जब आपके पास टू लिखा हो, पहला स्टेप हमने बताया कि आप वहां एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में करेंगे, टू को हटाएंगे और वहां पर आप लिख देंगे एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आपको लास्ट में लिखना है, एक्सट्रीमली को आपको वाक्य के बीच में लिखना है। लेकिन हमारे पास दो तरीके और भी हैं। ये तरीका ये है
कि अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, यानी टू दिया हुआ है उसके बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, ठीक है, क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे वहां पर मोर। क्या लिखेंगे, मोर। मोर के बाद वो एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो टू के बाद लिखा हुआ है, और उसके बाद आप देन का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, देन का यूज करेंगे। देन के बाद आप इट, इज या इट वाज जैसा सेंटेंस होगा, यानी सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इट इज, सेंटेंस पास्ट में है तो इट वाज, प्रॉपर लिख देंगे। देन इट वाज प्रॉपर या इट इज प्रॉपर लिख देंगे। यानी आप सबसे ये स्थिति आएगी अगर सेंटेंस में टू आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में टू आ रहा है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करिए, इस टू को रिमूव कर दीजिए, वहां पर मोर और वो एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा दीजिए, ठीक है, और उस फिर देन का यूज कर दीजिए। देन के बाद आप इट इज, अगर ये प्रेजेंट में है प्रॉपर लिख दीजिए, पास्ट में लिखा है तो इट वाज प्रॉपर लिख दीजिए। जैसे एक सेंटेंस आया, सेंटेंस यही था, ही इज टू लेजी, ये सेंटेंस आया, ही इज टू लेजी, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ही इज मोर लेजी देन, फिर इट लिख देंगे, इट यहां इज लिखा है तो यहां भी लगाएंगे, इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। अगर यहां पास्ट में होता तो यहां क्या हो जाता, वॉज हो जाता। तो जब आपके पास ऐसी स्थिति आ जाए कि टू लिखा हो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, तो वहां आप टू को रिमूव कर दीजिए, वहां मोर और उसके बाद वो एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख दीजिए, फिर देन लिखिए और सेंटेंस के अनुसार इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर कर दीजिए। ही इज मोर लेजी देन इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो, यानी इसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा मोर लगा देंगे, ठीक है, मोर तो आप लगा देंगे, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसा हमने आपको डिग्री में पढ़ाया है, अगर वो फर्स्ट स्पेल का आ जाता है, फर्स्ट स्पेल का आ जाता है, तो वहां मोर नहीं लगाएंगे, तो वहां उसमें क्या लगाएंगे, ER या EST लगाएंगे। यानी मोर लेजी लिखा है और लेजी हमारा फर्स्ट स्पेल है, तो इसका लिख सकते हैं लेजियर, यानी क्या लिखेंगे, लेजियर देन इट इज प्रॉपर। यानी हम तब यहां मोर का यूज नहीं करेंगे, यहां लेजियर लिखेंगे। लेकिन अगर यहां सेकंड स्पेल होता, सेकंड स्पेल, इसके लिए आपको हमारा डिग्री वाला वीडियो देखना होगा, उसमें हमने स्पेल के बारे में, डिग्री के बारे में समझा रखा है कि कैसे डिग्री बनाते हैं। फर्स्ट स्पेल वो होते हैं जो एक बार में शब्द बिना रुके बोले जाते हैं, सेकंड स्पेल में वो शब्द होते हैं जो रुकावट के साथ बोले जाते हैं, फर्स्ट स्पेल में है तो उनके साथ ER लगाते हैं तो हमारे कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। अगर वो सेकंड स्पेल का है तो उसके साथ मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना होगा, यानी आप मोर लगाएंगे लेकिन कब, जब वो सेकंड स्पेल में होगा। अन्यथा अगर वो फर्स्ट स्पेल में है तो वहां आप क्या, मोर का यूज नहीं करेंगे, वहां आप, जैसे यहां लेजी था फर्स्ट स्पेल में था तो ही इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर। समझ रहे हैं ना, यानी मैंने मोर से समझाया, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि मोर लगाएंगे अगर यहां सेकंड स्पेल होता, ठीक है। जैसे सेंटेंस आया, एक सेंटेंस दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है शी वाज टू नॉटी, ये सेंटेंस आया, ये सेंटेंस शी वाज टू नॉटी, तो यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे शी वाज मोर नॉटी, मोर नॉटी देन लिखेंगे इट
अब यहाँ वाज है तो यहाँ लिखेंगे इट वाज प्रॉपर। तो जहां पर सेकंड स्पेल होगा वहां हम मोर लगा देंगे। तो जब टू आ रहा है तो टू को हमने एक तरीका बताया कि वहां एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर दी। अगर वहां बियॉन्ड आप उसे एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में नहीं चेंज करते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है कि वहां आप क्या लगा दीजिए, वहां आप मोर लगा दीजिए और उसके बाद अगर सेकंड स्पेल है, अन्यथा उसे फर्स्ट स्पेल में है तो डिग्री बना दीजिए, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए। फिर देन लिख दीजिए, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज लगा दीजिए और सेंटेंस पास्ट में है तो वाज, यानी आप पूरी तरह से क्लियर रहें इस बारे में। टू को हटाइए, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में लगाइए, ये पहला तरीका है। एक्सट्रीमली बीच में आता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाक्य अंत में आता है। लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आप सबसे पहले टू को रिमूव करिए और अगर वो सेकंड स्पेल में है तो मोर लगाइए और फिर देन और इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर जैसा सेंटेंस। और अगर सेकंड स्पेल में है तो उसे आप क्या करें, कंपैरेटिव डिग्री बना दीजिए, फिर देन लगाइए, फिर इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस को हम ठीक है रिमूव कर लेंगे। अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही रह जाता है। तो अगले स्टेप पे आते हैं। इसका अगला स्टेप क्या है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये मोर में और डिग्री में थोड़ा क्लियर रहिएगा। फर्स्ट स्पेल होने पर मोर नहीं आएगा, सेकंड स्पेल होने पर ही मोर का यूज करेंगे। और दैट इट इज या इट वाज तब आता है जब प्रेजेंट में होता है तो इज आता है, पास्ट में है तो वाज आता है। ऐसे टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है, ठीक है, टू लिखा हुआ है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आ रहा है। अब टू को हम बदल सकते हैं ओवर में, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम ओवर में बदल सकते हैं। अगर हम ओवर में बदल दें तो भी सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे लिखा है ही वॉज टू फैट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसको हमें बनाना तो हम लिखेंगे ही वॉज ओवर फैट, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, ओवर का यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दो, जब मैंने क्या कहा कि अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है, कहा जा रहा है इसे रिमूव करिए, तो जब रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है तो आप टू को किस में बदल रहे हैं भैया, हमने आपको पहला स्टेप बताया कि उसे एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली बीच में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाक्य अंत में। फिर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो आप वहां उसे क्या करेंगे, मोर लगा देंगे या जैसे सेकंड स्पेल में है अंताव कर दें और उसके बाद आप इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर कर दें। फिर टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब लिखा है तो इसको आप किस में बदल दें, ओवर में बदल दें। तो इस तरह आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस आपका रिमूव हो जाएगा और आराम से आप इसका रिमूवल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिमूवल टू बात कर रहे हैं हम, रिमूवल टू की। तो अभी मैंने बताया कि अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है और आपको टू को रिमूव करना है तो टू की जगह पर हटाइए टू को, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर दीजिए। या एक्सट्रीमली जैसा हमने कहा कि बीच में आता है और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाक्य अंत में आएगा। या टू को हटाइए और वहां पर पहले जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसे आप डिग्री बनाइए, कंपैरेटिव डिग्री, देन लिखिए और देन के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इट इज प्रॉपर और पास्ट में है तो इट वाज प्रॉपर लिखिए और आप इस तरह बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा करते हैं कि ये टू को हटाइए और वहां पर ओवर का यूज कर दीजिए, तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हम अगले स्टेप पे बात कर रहे हैं। अगर टू लिखा हुआ है, ठीक है, और टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यानी यू हैव टू बट देयर इज नो एडजेक्टिव नो एडवर्ब जस्ट आफ्टर टू, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं दिया है और टू को रिमूव, तब इस टू को हटाइए और वहां आप आल्सो का यूज कर दीजिए।
क्या लगाएंगे आप? आल्सो लगा देंगे। तो जब आप वहां आल्सो लगाएंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे लिखा है ही इज टू, लिखा हुआ है, एक सेंटेंस आया ही लर्न्स हिज लेसन टू, ये सेंटेंस आया। हमें इसको करना है तो हमने लिखा ही लर्न्स हिज लेसन आल्सो, बीच में आए या अंत में आए। अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब नहीं दिया है तो आप जब इसे रिमूव करेंगे तो टू की जगह पर आप क्या लगा देंगे? वहां पर आल्सो का यूज कर देंगे। इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं, ठीक है? अगले स्टेप पे बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप टू का रिमूवल पढ़ रहे हैं और अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है और तो उसे आप चेंज कर रहे हैं, आराम से चेंज कर ले जाएंगे। मैंने कहा एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करिए, या फिर आप उस एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए, मोर लगाकर या ईआर लगाकर, फिर देन लगाइए और फिर इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर जैसा सेंटेंस है, जिस टेंस में है उस टेंस में, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेंटेंस में टू आया और दोनों टू लिखा हुआ है, यानी रिमूवल ऑफ टू एंड टू, दोनों टू लिखा हुआ है। जब एक सेंटेंस में ऐसी स्थिति आती है कि टू के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब दिया है और इस टू के बाद वर्ब का मूल रूप दिया है, क्या दिया है? वर्ब का मूल रूप। तो जब आपके पास कोई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है और इस टू के बाद क्या दिया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो जब सेंटेंस में दोनों टू मिल रहे हैं एक साथ, यानी सच कंडीशंस हैपन इन अ सेंटेंस यू फाइंड बोथ टू। ये टू क्या है? ये एडवर्ब है और ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जब ऐसी स्थिति किसी सेंटेंस में आप पाते हो तो इन्हें हम कैसे चेंज करें? दोनों टू एक साथ आ जाए, ये टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब हो, इस टू के बाद वर्ब का मूल रूप लिखा हो, यानी एक सेंटेंस में दोनों टू आ रहे हैं, ये टू और ये टू, स्थिति ऐसे ही सेंटेंस में हो और फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, इसे चेंज करना हो, तो इस टू को जो है हम सो में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? इस टू को हटाएंगे, नॉट एक्सट्रीमली, नॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, नॉट कोई एडजेक्टिव को डिग्री बनाकर और उसके बाद इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर नहीं लिखना है, नॉवर का यूज करना है। वहां आपको क्या लिखना है? सो लिखना है। यानी अगर सेंटेंस में टू आ रहा है और दोनों टू दिया हुआ है तो आप इस टू को किस में बदल देंगे? सो में। ठीक है, और इस टू को आप यहां दैट लिखेंगे, दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहां कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे। कैन और ये जो क्रिया है ये यानी हमें क्या करना है? सेंटेंस में दोनों टू आ रहे हैं, रिमूव करने के लिए कहा जाए या निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, तो आप इस टू को सो में बदलेंगे, इस टू को हटाएंगे, वहां दैट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। अब सिंटैक्स के जरिए हमारा समझिए, जैसे सेंटेंस की स्थिति ये होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा, यहाँ टू लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब दिया होगा, फिर यहाँ टू लिखा हुआ है, वर्ब का मूल रूप दिया हुआ है, और यहां जो है कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि इसे ट्रांसफॉर्म करिए या निगेटिव में बनाइए। सब्जेक्ट वर्ब आपने लिख दिया, इस टू को कह रहा है यहां पर आप सो में बदल दीजिए, किसमें? सो में। फिर इसके बाद ये एडजेक्टिव या एडवर्ब आप लिख दीजिए और इस टू को आप कह रहा है दैट में चेंज करो, यानी किसमें कह रहा है? दैट, तो आपने लिखा दैट, और दैट के बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए। तो जब सब्जेक्ट लिखने की बात आती है तो यहां हम कौन सा सब्जेक्ट लिखें? इसके लिए हमारा ये सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट देखना होता है। अगर ये सब्जेक्ट जानदार होता है तो वही सब्जेक्ट यहां पर लिख दिया जाता है,
लेकिन अगर ये सब्जेक्ट बेजानदार होता है, यानी हमें बहुत केयरफुल होना होगा दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते समय। जब हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो हमें क्या देखना है, इस वाले सब्जेक्ट को, क्या ये सब्जेक्ट जानदार है? अगर हां तो कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन, और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट बेजानदार है या कोई अमोर चीज है तो यहां हम वन का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? वन। कब लिखेंगे? जब यहां सब्जेक्ट बेजानदार होगा, तब यहां हम वन का यूज करेंगे। और अगर जानदार होगा तो यही सब्जेक्ट यहां पर आएगा, लेकिन नाउन होगा तो उसका प्रोनाउन आएगा। फिर हम यहां कैन नॉट लिखेंगे। अगर ये प्रेजेंट में, यानी हमारी क्रिया जो है अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम यहां कैन नॉट लिखेंगे, और अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है तो यहां हम कुड नॉट लिखेंगे। यानी हमें और क्रिया यहां मूल रूप में आगे जो है उसे लिखेंगे। यानी आप बहुत ध्यान से देखें और बहुत अच्छे तरीके से समझें। सेंटेंस में दोनों टू आ रहा है, T-O-O-2, इसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है। ये टू आ रहा है, इसके बाद वर्ब का मूल रूप दिया हुआ है। हमें जब चेंज करना होगा, चाहे नेगेटिव बना रहे हो चाहे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो इस टू को रिमूव करके हम वहां सो लिखेंगे। इस टू को रिमूव करेंगे तो वहां दैट लिखेंगे। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के लिए आप केयरफुल हो, हमें पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। क्या ये सब्जेक्ट जानदार है? अगर हां तो यही सब्जेक्ट आप यहां पर लिख देंगे, और अगर बेजानदार है तो यहां आप वन का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस के जरिए जैसे लिखा हुआ है, सी वॉज टू वीक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस है। तो अब कहा जा रहा है इसको आप निगेटिव में बनाइए या इसे टू का रिमूवल करिए। तो आपने लिखा सी, वॉज का वॉज ही रहा, इसको कह रहा है सो में बदल दीजिए, वीक का वीक ही रहेगा, इस टू को हम किस में बदल देंगे? दैट। अब दैट के बाद कह रहा है सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या है? सी, ये जानदार है, यही आ जाएगा सी। अब कह रहा है कैन नॉट या कुड नॉट के लिए हम यहां आएंगे क्रिया पर। तो क्रिया हमारी क्या है? पास्ट में लिखा है, तो यहां क्या आ जाएगा? कुड नॉट। अगर यहां प्रेजेंट में होता तो हम क्या लिख देते? कैन नॉट। ये कुड नॉट लिखा, अब हमें कह रहा है क्रिया वही लिख देंगे, सॉल्व फिर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे लिखा है टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ये लिखा हुआ था टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो हमने इसको चेंज किया तो लिखा टी इज, टू को हमने बदल दिया सो में, हॉट, फिर हमने टू को बदला दैट में लिखा। अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। हम वापस आएंगे सब्जेक्ट पर। क्या है? टी बेजानदार है, तो कह रहा है जब बेजानदार हो तो यहां सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे वन। क्या लिखा हमने? वन। यानी कह रहा है वन लिखेंगे। फिर यहां ये लिखा है तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट ड्रिंक। कैन नॉट ड्रिंक। तो जब हमारे पास कोई सेंटेंसेस आ रहा है और उसमें टू दिया हुआ है, दोनों टू दिया हुआ है, तो इस टू को सो में बदल दीजिए, इस टू को आप दैट में बदलिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जानदार होने पर वही, बेजानदार होने पर वन का यूज करिए। फिर कैन नॉट या कुड नॉट, इसके लिए आप क्या करेंगे? वर्ब देखेंगे। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं, इस तरह तो आपको समझ में आ गया होगा और आप चेंज भी कर लेंगे। ठीक है। आगे हम स्टेप पे बात करते हैं कि कुछ स्टेप और भी होते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, आपके पास सेंटेंसेस आया, ठीक है, और सेंटेंस में दोनों टू दिया हुआ था, टू के बाद T-O-O-2 के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ था, और उस टू के बाद कोई क्या दिया हुआ था?
मूल रूप दिया हुआ था, तो आपने टू को सो में बदल दिया और इस टू को दैट सब्जेक्ट में बदल दिया और कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर दिया, इसको आपने इसमें बदल दिया, क्रिया उसी फॉर्म में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ठीक है, तो अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि टू के बाद यानी स्थिति ऐसी हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिए कि एक स्थिति ऐसी आ गई सेंटेंस में, ये तो टू लिखा हुआ था, लेकिन इस टू के बाद क्या स्थिति थी, इस टू के बाद सेंटेंस जो भी लिखा था वो हो सकता है पैसिव में लिखा हो, यानी बी लिखा हो और बी के बाद थर्ड फॉर्म में लिखा हो। अगर सेंटेंस ऐसे आ जाता है तो हम इस टू को सो में ही बदलेंगे, इस टू को हम दैट में ही बदलेंगे, सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जानदार होने पर वही, बेजानदार होने पर हमने कहा वन का यूज करते हैं। लेकिन नहीं, अगर पैसिव में लिखा है तो अब आप यहां इट का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और फिर आप कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे, और फिर आप वी और क्रिया थर्ड फॉर्म में है वो लिखेंगे। गौर करिएगा, सेंटेंस में दोनों टू लिखा है, लेकिन टू के बाद सेंटेंस पैसिव में है, यानी पैसिव में लिखा हुआ है, तो आप दैट लिखेंगे, लेकिन अब यहां सब्जेक्ट जो लिखेंगे, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, यहां वन का यूज नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है द क्वेश्चन is too difficult to be solved, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ था क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, तो अब हमें चेंज करना है, हमने लिखा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ये हमने लिखा। अब ये दैट हमने लिखा, अब दैट के बाद यहां हमारा बेजानदार है, लेकिन यहां वन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसिव में दिया है, अगर पैसिव में दिया है तो यहां लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, तो वहां वन का यूज करेंगे, और अगर पैसिव में लिखा है तो वहां इट लिखेंगे। अब यहां प्रेजेंट में दिया है तो यहां लिखेंगे कैन नॉट और फिर बी सॉल्व, तो हमारा सेंटेंस इस तरह क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ध्यान रखना होगा कि टू के बाद अगर पैसिव है और यहां बेजानदार है तो वहां इट का यूज करेंगे, नॉट वन, और अगर टू के बाद एक्टिव ही है, मूल रूप लिखा है क्रिया का, यानी थर्ड फॉर्म कोई नहीं दिया हुआ है, तो आप, और यहां बेजानदार है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वन का यूज करेंगे। अब हम अगले स्टेप पे बात कर लेते हैं। देखो कभी कभार ऐसा होता है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि जैसा आपका सेंटेंस आता है आप उसके अनुसार उसका रिमूवल कर लेते हैं, आराम से आप इसे चेंज कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। और मैं भी कह रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आती है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी, आप कॉल भी कर सकते हैं। देखो अगली स्थिति क्या है सेंटेंस में, सेंटेंस में दोनों टू लिखा हुआ है, ठीक है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, और इस टू के बाद वर्ब का मूल रूप दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है, ऐसी स्थिति है। अब हम सिंटैक्स की जगह देखो बता रहे हैं, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, यहां कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, यहां फॉर दिया हुआ है, फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर यहां टू लिखा और क्रिया का मूल रूप लिखा। अब ऐसी स्थिति अगर किसी सेंटेंस में आती है कि वहां फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों टू दिया हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, इस टू को हम सो में ही बदलेंगे, और यहां पर हम क्या, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लिखेंगे। लेकिन अब पहले इस टू को हम यहां दैट में बदल देंगे, यानी हम इस टू को यहां पर दैट में, यानी फॉर नहीं देखना है, पहले इस टू को किस में बदलना है, दैट में। कब, सेंटेंस में टू दिया हुआ है, एडजेक्टिव एडवर्ब, फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर टू दिया है क्रिया का मूल,
तो आप इस टू को सो में बदल दिया, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आप पहले इस टू को दैट में बदल देंगे, यानी फॉर नहीं, पहले टू देखेंगे, तो टू के बाद आपने इसे दैट में बदल दिया। दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखते हैं, यहां पर मैंने क्या कहा था, अभी बताया कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो सब्जेक्ट हम इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। जानदार है तो वही लिख देते हैं, बेजानदार है तो वन लिख देते हैं या इट, जैसा मैंने कहा इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, चाहे नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो अब यहां सब्जेक्ट ये वाला नहीं लिखा जाएगा, यही ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम यहां क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद वर्ब के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का यूज कर देंगे और क्रिया अपनी मूल रूप में लिख देंगे। ये स्थिति, तो हमें यहां क्या ध्यान रखना है, सेंटेंस में दोनों टू दिया हुआ है और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट है, टू को आपने सो में बदल दिया, फॉर के पहले यानी इस टू को आपने दैट में बदला, और दैट के बाद जब सब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं तो अगर फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो वही ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, हमें इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। और यहां हम कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे सेंटेंस के अनुसार। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। जैसे लिखा है, लिखा हुआ था मिल्क was too hot for me to drink, ये सेंटेंस है। और कहा गया इसको आप रिमूवल करिए, तो आपने लिखा मिल्क was, टू को आपने किस में बदल दिया, सो में, हॉट है तो हॉट ही रहा। अब क्या करें, टू को आप पहले टू को दैट में बदलेंगे, तो आपने लिखा दैट, आपने क्या लिखा दैट, और दैट के बाद क्या कर रहा है सब्जेक्ट, अगर फॉर के बाद ऑब्जेक्ट है तो वही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फॉर के बाद क्या लिखा है मी, तो मी क्या बन जाएगा सब्जेक्ट यानी आई। फिर क्या करें, सब्जेक्ट लिख दिया, कैन नॉट कुड नॉट, यहां वाज है तो क्या लिखेंगे कुड नॉट ड्रिंक। तो हमारा सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, यानी अगर सेंटेंस में फॉर के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू को सो में बदलेंगे और इस टू के बाद दैट लगाए, टू को हम दैट में बदलेंगे और फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट में बदल जाएगा, लेकिन इस सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस भी क्या बन जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बस थोड़ा केयरफुल रखिएगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कभी कभी रिमूवल आता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए आता है, तो निगेटिव इसमें ऑलरेडी बन जाता है। जब हम नॉट लगता है तो सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, सेंटेंस ऑलरेडी आपका निगेटिव बन जाता है, इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है निगेटिव में बन जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप फॉर के बाद ऑब्जेक्ट है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तब हमें इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। कैन नॉट और कुड नॉट में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर में होने पर कैन नॉट आता है और पास्ट होने पर यहाँ हम कुड नॉट का यूज करते हैं। तो इस तरह आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इस तरह सेंटेंस आपका रिमूव हो जाएगा और आप रिमूव कर लोगे। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे बात कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है, ध्यान दीजिएगा क्या स्थिति आती है, हम उस सब स्टेप पे बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ रहा है और वहां टू का बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है और इस टू के बाद, इस टू के बाद क्या लिखा हुआ है, इस टू के बाद यहां पर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहां पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, फिर टू लिखा हुआ है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, यानी पहले से ही ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, निगेटिव में लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति आपके पास आ रही है, यानी टू दिया हुआ है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, फिर नॉट दिया हुआ है, नॉट के बाद टू है और उसके बाद क्रिया का क्या लिखा हुआ है, मूल रूप लिखा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति एक सेंटेंस में आ रही है तो आप ऐसे ही करेंगे, यानी आप सिंटैक्स के जरिए देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू लिखा हुआ है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक, फिर उसके बाद नॉट दिया हुआ है, फिर आपका टू दिया हुआ है और टू के बाद वर्ब का मूल रूप दिया हुआ है। ऐसी स्थिति एक सेंटेंस में आ रही है। जब ऐसी स्थिति सेंटेंस में आए तो आप चेंज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब आपने वही लिखा, इस टू को आप सो में बदल रहे हैं,
ये एडजेक्टिव या एडवर्ब आप लिख रहे हैं जैसा भी है, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप दैट लगाएंगे और दैट के बाद जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट आपका यहां लिखा जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट आपने यहां लिख दिया। अब यहां नॉट लिखा है इसलिए यहां पर आप लिखेंगे विल नॉट, क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे और क्रिया आपकी मूल रूप में आ जाएगी, यानी विल आएगी और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। यानी अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो आप विल का यूज करेंगे और उसके बाद आप क्या लगा देंगे, वहां पर आप लगा देंगे विल लिखेंगे और विल के बाद क्रिया अपने मूल रूप में लिख देंगे। तो इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो भी बन जाएगा, यानी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ऐसी स्थिति सेंटेंस में आ जाए तो। ठीक है, तो वहां हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम विल लगा लेते हैं और विल के बाद सेंटेंस का मूल रूप लिख देते हैं। ठीक है, तो विल लगा देंगे और वर्ब का मूल रूप, जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस आया और कहा गया उसे चेंज करिए, तो जैसे मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस में टू लिखा हुआ है आप इसे सो में बदल दीजिए, यहां नॉट लिखा है पहले टू को दैट मिलाइए, सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप नॉट को भी आप रिमूव करेंगे। ठीक है, नॉट को भी आप क्या कर देंगे, आप रिमूव करेंगे और उसको क्या करेंगे, विल का यूज कर देंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आया लिखा हुआ था मीना इज टू जेनरस, क्या लिखा था, जनरस, नॉट टू फीड, नॉट टू फीड हंग्री, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। ठीक है, ये सेंटेंस आया। अब ये सेंटेंस आपको बनाना है तो आप लिखेंगे मीना इज सो जेनरस। अब यहां दैट, दैट के बाद आपने सब्जेक्ट आप पाएगा सी, अब यहां क्या लिखेंगे, विल फीड हंग्री, द हंग्री कर दो, द हंग्री। तो इस तरह का सेंटेंस में नॉट आता है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति एक सेंटेंस में आती है, टू का रिमूव करते हो और वहां ऐसी स्थिति आती है तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप इसको भी कर लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें उसको रिमूव करना है और रिमूव करना हमें आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसी स्थिति है, जैसे एक लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है। ठीक है, इस टू के बाद ये यहां पर मैं सीधे बात कर लेता हूं, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है यानी टू के बाद मच शब्द आ जाता है, मैं जो बात कर रहा हूं टू मच शब्द आ जाता है। ठीक है, तो जब टू मच शब्द आ जाता है और हमें इसका रिमूवल करना है तो हम इसे क्या कर देते हैं, जब टू मच शब्द आ जाए, एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में टू मच शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे, यानी टू को हम बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे सो बैड, यानी क्या बदल देंगे, सो बैड में, यानी टू मच को हम किस में बदल देंगे, टू बैड में, और फिर लास्ट में हम लगा देंगे टू वियर इट, यानी हम इसको यूज कर देंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, यानी सेंटेंस में अगर टू मच आ रहा है तो टू मच को हम सो बैड में बदल देंगे। फिर हम जैसे एक सेंटेंस आया, सेंटेंस के जरिए मैं समझाऊं, जैसे लिखा है कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ था और हमें उसको चेंज करना था। ठीक है ना, जैसे एक सेंटेंस आया इट इज टू मच फॉर मी, ये सेंटेंस आया, यानी एक सेंटेंस आया इट इज टू मच फॉर मी और कहा गया इसको आप चेंज करिए।
तो हमने क्या कहा, आपने लिखा इट इज, इस टू को किसमें, इस टू मच को किसमें बदलना, सो बैड में। आपने लिखा सो बैड, किसमें बदल दिया, सो बैड। ठीक है, फॉर मी ये हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, आगे जोड़ दो, टू वियर इट, यानी ये सेंटेंस बन गया, इट इज सो बैड फॉर मी टू वियर इट। तो अगर सेंटेंस में टू मच आता है तो इसे किसमें बदल देंगे, सो बैड में। फिर आगे आप क्या जोड़ देंगे लास्ट में, टू वियर इट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस रिमूव हो जाएगा। देखो गौर करिए आप हर तरीके से, मैंने कहा कि अगर सेंटेंस में टू आता है, सिंगल टू, T-O-O-2 लिखा है, तो उसे आप रिमूव करना है तो उसे एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करते हैं। एक्सट्रीमली बीच में और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लास्ट में आता है। या उसे टू को हटाइए और वहां उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन लगाइए और इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर सेंटेंस के अनुसार लिख दीजिए। या टू को हटाइए वहां ओवर लिख दीजिए और फिर अगर सेंटेंस में टू आता है उसके बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होता है तो टू को आल्सो में बदल दीजिए। ठीक है, अगर सेंटेंस में टू आ जाए, T-O-O-2 और उसके बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब हो, T-O-2 लिखा हो, उसके बाद क्रिया का मूल रूप लिखा हो, तो जब ऐसी स्थिति हो तो उस T-O-O-2 को हम सो में बदल देते हैं और T-O-2 को हम दैट और दैट के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं, अगर जानदार है तो वही सब्जेक्ट लिख देते हैं, अगर बेजानदार है तो वहां वन का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस टू के बाद पैसिव है तो वहां वन नहीं लिखकर वहां हम इट लिख देंगे, ऐसा मैंने कहा। और फिर सब्जेक्ट अगर हमारा जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट फ्यूचर में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस में टू आया, T-O-O-2 लिखा हुआ है, एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, टू के बाद क्या लिखा हुआ है, टू के बाद कोई क्रिया का मूल लिखा, लेकिन सेंटेंस में फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऐसी सेंटेंस भी है तो आप टू को सो में बदल दीजिए। दैट के बाद जब टू को आप दैट में बदल रहे हैं और टू को दैट में बदले जब तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा अब हमें पहले सब्जेक्ट को नहीं, फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर टू लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टू लिखा हुआ है और टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, फिर नॉट आ रहा है और नॉट के बाद फिर टू और क्रिया का मूल लिखा है, तो आप टू को सो में बदलेंगे। लेकिन दैट के बाद आप जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे, वहां आप नॉट को हटाकर विल का यूज कर देंगे। क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे और क्रिया का मूल रूप लिख देंगे। फिर मैंने कहा कि अगर सेंटेंस में टू मच आ जाता है तो टू मच को आप टू मच को आप सो बैड में बदल देंगे और लास्ट में आप टू वियर इट का यूज कर देंगे। इस तरह हमारा टू का जो है रिमूवल आराम से हो जाएगा। आई थिंक टू के रिमूवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम कैसे भी सेंटेंसेस आते हैं टू के तो आप चेंज कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।